हेलो एस्पिरेंट्स। प्रीलिम्स बहुत पास आ रहा है, तो आपकी प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए नॉन स्टॉप। काफी देर पढ़ना पड़ेगा आपको रोज। ये करंट अफेयर सीरीज भी आप फॉलो करते रहें, क्योंकि ये करंट अफेयर सीरीज ना ब्रिज का काम करेगी आपके मार्क्स में और प्रीलिम्स की कट ऑफ में। लोगों का प्रीलिम्स कुछ नंबरों से रह जाता है ना, तो अगर आप ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो चंद नंबरों से तो आपका प्रीलिम्स नहीं रहेगा, उल्टा बहुत अच्छे मार्क्स से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। आज का पहला टॉपिक है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। देखो, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। काफी सारे देश इसके मेंबर होते हैं। इनका मेन गोल, मेन एम तो यही है कि जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ काम करना। किसकी तरफ काम करना? जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट। इसके लिए इन्होंने ये बॉडी बना रखी है जिसका नाम है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। ये ना यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क के अंदर ही आता है। यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन इकोसॉक कहते हैं उसे। उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया था 21 जून 1946 को, जिस रेजोल्यूशन से इन्होंने ये बॉडी एस्टैब्लिश करी है। ठीक है, इसकी एनुअल मीटिंग होती है न्यूयॉर्क में। इसके जो मेंबर होते हैं ना, वो यूएन के मेंबर्स ही होते हैं। हर साल यूएन मेंबर नेशंस में से 45 मेंबर नेशंस को चुना जाता है, मतलब 4 साल के लिए चुना जाता है। वो इसकी गवर्निंग काउंसिल को लीड करते हैं, इसके बोर्ड को लीड करते हैं। ये जो चुनाव होता है, ये मतलब इसमें कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती, रोटेशन बेसिस पे होता है, ज्योग्राफी वगैरह को देख के कि हर रीजन से कुछ कुछ एक्सपर्ट्स आए यहाँ पे, मतलब नेशंस आए और नेशंस अपने एक्सपर्ट्स को भेजे, जिससे जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ काम हो सके। इंडिया इसका मेंबर रहा था 2021 से 2025 तक। ठीक है, तो अभी इंडिया का टर्म खत्म हुआ है, न्यूज में है, आ सकता है। एक बार रीड कर लेते हैं। कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, इट इज द प्रिंसिपल ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग जेंडर एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एस्टैब्लिश्ड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन इकोसॉक कहते हैं इसको, ऑन 21 जून 1946। इट मीट्स एनुअली इन न्यूयॉर्क टू शेप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। Membership: 45 member states of the UN serve as members of the Commission at any time. Members are elected by the Economic Social Council based on equitable geographical distribution term. इसका जो टर्म है वो 4 साल का होता है। इंडिया 2021 में मेंबर बना था, 2021 से 2025 तक मेंबर रहा था। देखो, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन से क्या क्या सवाल बन सकते हैं कि इनका काम क्या है। इनका काम है प्रमोट करना जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को। ठीक है, ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, फिर ये सवाल आ सकता है कि ये यूएन के फ्रेमवर्क में आते हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। फिर यूएन की कौन सी एजेंसी इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है? किस यूएन एजेंसी के रेजोल्यूशन से ये एस्टैब्लिश हुए थे? वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन इकोसॉक। कब हुए थे? 21 जून 1946 को। फिर इनकी जो मीटिंग होती है वो बाय एनुअली होती है, एनुअली होती है? जी, एनुअली होती है न्यूयॉर्क में। मेंबरशिप: कितने मेंबर नेशंस होते हैं इसमें? ये भी तो सवाल पूछते हैं यूपीएससी। 45 मेंबर्स होते हैं। ये मेंबर्स कहाँ से आते हैं? यूएन ही इनको इलेक्ट करके भेजता है इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। इसके मेंबर्स का टर्म कितना होता है? 4 साल। क्या इंडिया इसका करेंटली मेंबर है? जी नहीं। 2021 से 2025 तक, 2021 से 2025 तक इंडिया इसका मेंबर था। अभी टर्म खत्म हुआ है, न्यूज में है, सवाल आ सकता है। फिर इसका मैंडेट वगैरह क्या है? इससे भी सवाल आते हैं। मैंडेट क्या है कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन? देखो, ये है वुमेन के स्टेटस के ऊपर। स्टेटस कब डेवलप होता है? जब पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली और सिविल लाइफ में अच्छा करें। ठीक है, तो इस कमीशन का कोर मैंडेट ही यही है कि द कमीशन प्रमोट्स वुमेन्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिविल, सोशल और एजुकेशनल राइट्स। आपको याद करने हैं कि क्या क्या प्रमोट करता है। 5 चीजें प्रमोट करता है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिविल, सोशल और एजुकेशनल। देखो, कैसे कैसे किसी का स्टेटस डेवलप करा जा सकता है। सिविल सोसाइटी में उनका स्टेटस बढ़ा के, सोशली उनका स्टेटस बढ़ा के, एजुकेशनली उनका स्टेटस बढ़ा के, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बढ़ा के। तो वही 5 चीजें हैं। ये मॉनिटरिंग प्रोसेस क्या है इनका? देखो, इनका ही एक बीजिंग डिक्लेरेशन था जिसमें इन्होंने जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करी गई थी और कि कैसे वुमेन को अपन बेटर अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं बिगर स्टेज पे। ये सारी बातें करी गई थी।
यूएन के सारे नेशंस ने बीजिंग डिक्लेरेशन अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, सवाल ये आ सकता है बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है। अब बीजिंग से तो आपको यही आता है ना कि कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड ही होगा, नहीं या क्लाइमेट से रिलेटेड होगा, नहीं, क्योंकि हर डिक्लेरेशन तो हमें क्लाइमेट से रिलेटेड ही लगता है। पर बीजिंग डिक्लेरेशन है कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का, जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, वुमेन को अपॉर्चुनिटीज देने की बात करता है हायर लेवल पे। एक बार रीड कर लेते हैं। मॉनिटरिंग प्रोसेस, इट रिव्यूज प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। इट वर्क्स टू इंटीग्रेट अ जेंडर पर्सपेक्टिव इन यूनाइटेड नेशंस एक्टिविटीज। देखो इनका ये रहता है, यूनाइटेड नेशन की कोई भी एक्टिविटी हो रही है ना, उसमें रोल ऑफ वुमेन क्या है, कैसे वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज करा जा सकता है, कैसे जेंडर जेंडर न्यूट्रल चीजें बन सकती हैं, पॉलिसीज कैसे बन सकती है, फ्रेमवर्क कैसे बन सकता है। हर लेवल पे वुमेन को एम्पावरमेंट करना, वुमेन के लिए मोर अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन करना, ये सारा गोल होता है इनका। बीजिंग डिक्लेरेशन 1995 में हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं बीजिंग डिक्लेरेशन कब हुआ था। ये 1995 में हुआ था। यूएन की सब कंट्रीज ने, सब गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। इट रिप्रेजेंट्स अ ग्लोबल कमिटमेंट टू अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। बीजिंग डिक्लेरेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का है। कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन किसका है? यूएन इकोसॉक का है। ठीक है, तो बीजिंग डिक्लेरेशन यूएन इकोसॉक का है, ये भी सवाल बन सकता है। इसके कोर मतलब ये इस स्लाइड से कहाँ कहाँ सवाल बन सकते हैं? कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के कोर मैंडेट पे सवाल बन सकते हैं, क्या 5 चीजें वो प्रमोट करते हैं। ठीक है, और बीजिंग डिक्लेरेशन पे तो सवाल बन ही सकता है। फिर आज का टॉपिक है ये, देखो कुछ इंसेक्ट्स मिले हैं, फ्रूट फ्लाइज मिली हैं। कहां पर मिली हैं? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जो फुट हिल्स है ना हिमालय के, सोलन डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये फ्रूट फ्लाइज मिली हैं टेफ्रिटिडे फैमिली से। कौन सी फैमिली से? टेफ्रिटिडे फैमिली से। अब देखो ये जो अजीब से प्रोनाउंसिएशन वाली चीजें हैं ना, इनका फायदा क्या है? ये प्रीलिम्स में ही आते हैं ऐसे अजीब सी चीजें जो प्रोनाउंस करने में मुश्किल होती है, मेंस में नहीं आती। तो आपको इससे मिलती जुलती चीज दिमाग में बैठा लो। टेफ्रिटिडे, टेफ्रिटिडे क्या है? एक फ्रूट फ्लाइज की फैमिली है। टेफ्रिडे क्या है? टेफ्रिटिडे क्या है? फ्रूट फ्लाइज की फैमिली है। ऐसे याद रख लो, मिलता जुलता कुछ भी पेपर में ऐसा ही टिक कर देना, मेंस में तो आएगा नहीं लिखने को, इंटरव्यू में पूछेंगे नहीं प्रोनाउंस करने को ऐसी बातें, तो टेंशन नहीं लेनी किसी भी बात की। एक बार रीड कर लेते हैं। देखो ये जो नाम है ना, एसिडोजैंथा पैराटोटोफ्लावा हेमिलिया सुनिरे, ये आपको याद रखना है। सीधा सवाल आ जाएगा ये क्या है। आपको लगेगा ये तो प्रोनाउंस ही नहीं हो रहे, तो प्रोनाउंस करने ही क्यों है? 4 बार देखो, मन में बोलो, एसिडोजैंथा प्राटोटा फ्लावा हेमिले सुनिरे, ऐसे 4-5 बार बोलो। देखो ये फ्लावा लग रहा है ना, फ्लावा लिखा है, एसिडोजैंथा प्राटोटो फ्लावा, फ्लावा लिखा है ना, फ्लावा से फ्लाई है, बात खत्म। फ्लावा लिखा है, फ्लाई है। हेमिलिया सुनिरे, हेमिलिया सुनिरे, फ्लाई की आवाज भी हम सुन पा रहे हैं, तो वो सुनी रे है। सन लिखा है इसमें, सन से स्टार्ट हो रहा है ना सुनी रे, तो सन तक कैसे पहुंचना है? हनुमान जी फ्लाई करके गए थे, तो ये फ्लाई है। ठीक है, कुछ भी बनाओ, इलॉजिकल इलॉजिकल लॉजिक बनाओ, क्योंकि इतनी अटपटी सी चीज तो इलॉजिकल चीजों से ही याद होंगी, प्रोनाउंस करोगे फंसोगे। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। एसिडोजैंथा पैराटोटाफ्लावा and Hemilia sunire are two new species of fruit flies, family Tephrididae, discovered in the Himalayan foothills of Solan, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्या है? ये फ्रूट फ्लाइस है। ये क्या है? ये फ्रूट फ्लाइस है। सीधा सवाल आ जाएगा, कहां मिली है? हिमाचल प्रदेश में मिली है। सोलन याद नहीं रखना, हिमाचल प्रदेश में मिली है, इतना ही पूछता है यूपीएससी। दे आर इंसेक्ट्स विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिक बॉडी मार्किंग्स। इनकी यूनिक बॉडी मार्किंग्स है, इनका विंग पैटर्न भी अलग है, इनका जो मेल जेनिटियल स्ट्रक्चर्स है ना, वो भी बाकी फ्रूट फ्लाइज से अलग है, इसलिए इंपॉर्टेंस है इनकी। ये नई मिली है तो यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। देख लो, कैसे भी करके याद रखो, आपका हेडेक है, याद करना है आपको। मेरा काम है आपको दिखाना, आपको ट्रिक्स बताना कि आप कैसे याद रख सकते हैं। अब आपको अपने लेवल पे तो ट्रिक खुद ही बनानी है याद करने की, कोई चॉइस नहीं है, पढ़ना है, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करो, ब्रेन को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि कुछ भी समझ लो, कुछ भी याद कर लो। ठीक है, फिर आता है कार्बी एंगलोंग जिंजर। देखो कार्बी एंगलोंग प्लेटू ना असम में है।
कार्बी एंगलोंग प्लेटू असम में है, तो उसी के नाम पे कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे जिंजर उगता है, अदरक उगता है, तो उस अदरक को, उस जिंजर को जीआई टैग भी मिला है। ठीक है। और ये अदरक ना काफी कैश क्रॉप है आसाम की, और आजकल ये ऑनलाइन वगैरह भी बिक रहा है, जैसे वो पैकेट वैकेट में। तो इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है उस रीजन की, है। तो रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है, और अभी आसाम में चुनाव भी हैं। ठीक है, तो पढ़ लो ये टॉपिक। ये ना कार्बी एंगलोंग जिंजर है, ये झूम कल्टीवेशन से उगाया जाता है, टीला कल्टीवेशन से उगाया जाता है। झूम कल्टीवेशन तो आप सब लोग जानते ही हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाके क्रॉपिंग करते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है वगैरह वगैरह। टीला कल्टीवेशन होता है जब वो स्लैश एंड बर्न का स्लैश हो जाता है, मतलब बर्न हो जाता है ना, फिर उस राख भरी मिट्टी में ये लोग पानी इकट्ठा कर लेते हैं स्लोप के किनारे किसी माउंटेन के, फिर पानी भी उग जाता है, तो बहुत अच्छी फसल उगती है वहां पे। यही है टीला कल्टीवेशन। आसाम में अपनाया जाता है टीला कल्टीवेशन, ये भी याद रख लेना। एक बार रीड देखो, ये अदरक बोते कब है? मार्च अप्रैल में इसको बोया जाता है, सो करा जाता है, जनवरी तक फसल तैयार हो जाती है। ठीक है, काफी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी हैं इस अदरक के, वो भी बताएंगे। एक बार रीड कर लेते हैं। कार्बी एंगलोंग जिंजर, इट इज एन important cash crop of Assam. It is grown in Singhasan hills of Karbi Anglong district of Assam using the age-old system of Jhum and Tila cultivation. It requires fertile soil, unique climatic conditions and dense forest cover. Sowing starts in March-April and ends in January. It received geographical indication GI tag in 2014. देखो सवाल कहाँ कहाँ से बन सकते हैं स्लाइड से। कार्बी एंगलोंग प्लेटू कहाँ है? आसाम में है, तो कार्बी एंगलोंग जिंजर का जीआई टैग भी आसाम का ही होगा। कार्बी एंगलोंग एक जिले का नाम भी है, वहीं पे जीआई टैग है इसका। ये एक कैश क्रॉप है आसाम की। सिंघासन हिल्स कहाँ पर है? कार्बी एंगलोंग में ही है, तो कार्बी एंगलोंग में सिंघासन हिल्स है, ये भी याद रखना। सिंघासन हिल्स आसाम में है, ये भी याद रखना। झूम कल्टीवेशन तो यूज करते ही हैं, इसी के साथ एक टीला कल्टीवेशन भी होता है, आसाम वगैरह में यूज करा जाता है, याद रखना। देखो ये कार्बी एंगलोंग जिंजर है ना, इसको फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है और बहुत ही यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, डेंस फॉरेस्ट कवर के साथ। तो ये आसाम वगैरह में ही स्पेशली उगता है। मार्च अप्रैल में सोइंग स्टार्ट होती है और एंड होती है जनवरी तक। इसका जीआई टैग है। ठीक है, कार्बी एंगलोंग जिंजर आसाम का है, यही याद रखो। कार्बी एंगलोंग प्लेटू कहाँ है, सिंघासन हिल्स कहाँ है, ये याद रखो। ठीक है। It is one of the most flavorful varieties of ginger in India and it is known for its strong pungent aroma. देखो बहुत फ्लेवरफुल वैरायटी कहते हैं इसे अदरक की इंडिया भर में। ठीक है, इसका ना बहुत पंजेंट स्मेल होती है, बहुत तेज स्मेल आती है इस अदरक में से। इसमें ना बहुत ज्यादा मेडिसिनल बेनिफिट्स भी होते हैं, क्योंकि इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह यूज करा जाता है, डाइजेस्टिव और एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट्स की वजह से। देखो हाजमा ठीक रहेगा, डाइजेस्टिव बेनिफिट्स हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट्स भी हैं कि कहीं सूजन वूजन होगी तो कम हो जाएगी, तो अदरक खाया करो। इट्स ड्राई राइजोम कंटेन्स हाई ओलियोरेजिन ऑयल एंड लो फाइबर। देखो इसमें फाइबर कम होता है और ओलियोरेजिन ऑयल ज्यादा होता है, तो अदरक में ही ओलियोरेजिन ऑयल ज्यादा होता होगा, ओलियोरेजिन ऑयल होता है, तो अदरक में कौन सा ऑयल होता है ये भी यहां से रख लो। ठीक है। इट हैज डिस्टिंक्ट अर्दी टेस्ट विद माइल्ड स्पाइसीनेस। देखो हल्का सा तीखा होता है, थोड़ा मिट्टी जैसा टेस्ट होता है, तो ये सूटेबल है कुकिंग के लिए, लोगों को बहुत पसंद आता है। देख लो ऐसा दिखता है। जिंजिबर ऑफ फिनाले रॉस, ये इसका नाम है। अब इस स्लाइड से क्या क्या याद रखना है। कार्बी एंगलोंग जिंजर जो होता है उसका एक यूनिक एरोमा होता है, पंजेंट स्मेल होती है, अर्थी टेस्ट होता है, माइल्ड स्पाइसीनेस होती है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या याद रखना है, इसकी डाइजेस्टिव बेनिफिट्स है और एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट्स है, इसलिए इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए यूज करा जाता है। देखो अदरक खाने से डाइजेशन तो सही रहता है, ये साथ ही साथ कहीं सूजन वूजन आई हो बॉडी में तो वो भी ठीक हो जाती है, तो इसके बेनिफिट्स याद रखना। साथ ही साथ इसका जो ड्राई रिजोम है ना, इसमें क्या है, हाई ओलियोरेजिन ऑयल है, तो अदरक में ओलियोरेजिन ऑयल होता है, ये भी याद रखना है। अदरक में क्या होता है, ओलियोरेजिन ऑयल होता है। ये भी एक सवाल बन सकता है यूपीएससी का। ये मैप देख लो, इस मैप में है कार्बी एंगलोंग प्लेटू, जहां दिख रहा है ना आपको, ये इस रीजन में है। आसाम बहुत बड़ा है, पूरे आसाम में कार्बी एंगलोंग प्लेटू नहीं है, आसाम के कुछ रीजन में है कार्बी एंगलोंग प्लेटू। ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे है कार्बी एंगलोंग प्लेटू, याद रखना, सवाल बन जाएगा यूपीएससी का
कि कार्बी एंगलोंग प्लेटू ब्रह्मपुत्र के ऊपर है या नीचे है। सदर्न पार्ट में है ब्रह्मपुत्र के कार्बी एंगलोंग प्लेटू, गलत नहीं करना, मैप देख लो याद से, मेघालय से भी बॉर्डर टच करता है, ठीक है, इस रीजन में देख लो कार्बी एंगलोंग प्लेटू। पीकॉक ट्रंटुला, पीकॉक ट्रंटुला क्या है? पीकॉक ट्रंटुला स्पाइडर है। क्या है पीकॉक ट्रंटुला? स्पाइडर है। बोल देंगे क्रस्टेशियन है, कुछ है वगैरह वगैरह, नहीं, पीकॉक ट्रंटुला स्पाइडर है। ये आंध्र प्रदेश में मिलती है, ईस्टर्न घाट्स में मिलती है। ईस्टर्न घाट्स आंध्र प्रदेश के ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलती है, रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं मिलती, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं मिलती। इसका नाम पीकॉक ट्रैंटुला क्यों है स्पाइडर का नाम? क्योंकि ये पीकॉक के जैसे दिखती है, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड आती है ये आईयूसीएन में, अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में आती है, जहर होता है इसमें, ये ना बहुत छुप के रहती है, ट्री के बार्क्स में, हॉलोस में, कहीं भी घुस जाती है तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और एक इंसेक्ट्स ही खाती है ज्यादातर। पीकॉक ट्रैंटुला स्पाइडर है, ये याद रख लेना सबसे ज्यादा। पीकॉक ट्रैंटुला, द पीकॉक ट्रैंटुला ऑल्सो नोन एज गूटी ट्रैंटुला पोइसिलोथेरिया मेटालिका इज अ स्पाइडर, ठीक है, नॉट अ क्रस्टेशियन, ठीक है, ये लगती क्रस्टेशियन जैसे है पर है नहीं। गूटी ट्रैंटुला भी कहते हैं पीकॉक ट्रैंटुला को, ट्रैंटुला याद रख लो, बहुत है। पोइसिलोथेरिया मेटालिसा साइंटिफिक नेम, भूला बिसरा आ गया, पढ़ लो 2-4 बार, स्ट्राइक हो जाएगा पेपर में, चिंता मत करो। इट इज एन आर्चनिड, स्पेसिफिकली अ ट्रैंटुला स्पीशीज बिलोंगिंग टू द फैमिली थेरापोसिडे। नाम क्या है इसकी फैमिली का? थेरापोसिडे, ये आर्चनिड है। इट इज नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट ब्लू कलर which is also why it's called peacock tarantula. It is arboreal, meaning it lives on trees, देखो पेड़ों पर रहना पसंद करती है, as opposed to the burrowing in the ground like some other tarantulas, ठीक है। In its forest habitat it makes use of tree hollows and bark crevices। देखो ये बाकी सारी ट्रांटुलास से अलग है, ये बाकी सारी मकड़ियों से अलग है, ये पेड़ों पे ही रहना पसंद करती है, पेड़ों में ही ये छेद वेद बना के रह लेते हैं, ये जमीन में बरो बना के नहीं रहती स्पाइडर। बाकी जो ट्रांटुला स्पीशीज है ना, वो तो जमीन में बरो बना के रहती है, पर ये जो ट्रांटुला स्पीशीज है पीकॉक ट्रांटुला, ये पेड़ों पे रहना ही पसंद करती है, पेड़ों पे ही ये छेद करके रहती है, ठीक है। सवाल कहाँ कहाँ से बन सकते हैं? पीकॉक ट्रांटुला क्या है? स्पाइडर है। इसको गूटी ट्रांटुला भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम और फैमिली से तो सवाल बन ही सकते हैं। ये मोर के जैसी दिखती है, पीकॉक के जैसी दिखती है, और इसका एक यूनिक फीचर ये है कि ये पेड़ पे रहना पसंद करते हैं, ये आर्बोरियल हैं, ये ट्रीज पे रहना पसंद करते हैं, और जो बाकी सारे ट्रांटुलास है ना वो ग्राउंड पे रहना पसंद करते हैं, ये पेड़ पे रहना पसंद करते हैं, ट्री पे रहना पसंद करते हैं, तो ये ट्री में ही हॉलो होल्स बना के रहना रहते हैं। बाकी जो ट्रांटुलास है जो जमीन पे रहना पसंद करती है वो बरो बना के ग्राउंड में रहती है, ये आर्बोरियल है, ये एक इसका यूनिक फीचर है। बाकी इसके बारे में और कुछ दिखाए कि ये नेटिव है डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में दिखती है ये मोर जैसी मकड़ी, देख लो फोटो कैसी लग रही है ना, पीकॉक ट्रांटुला। Its natural habitat in India is limited to specific forest areas, primarily in the eastern Ghats and degraded forest near Nandyal in Andhra Pradesh। ये आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न घाट्स के डेसिडियस फॉरेस्ट में ही रहती है, यहीं की ये निवासी है, यहीं की नेटिव है ये। आईयूसीएन स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, डब्ल्यूपीए के ये शेड्यूल 2 में आती है। थ्रेट क्या है? हैबिटेट डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, यही है इसका। ये इंसेक्ट्स खाती है बहुत ज्यादा और ये पॉइजनस है, ठीक है। इस स्लाइड से क्या क्या याद रखना है? ये नेटिव कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की डेसिडियस फॉरेस्ट की है, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न घाट्स के डेसिडियस फॉरेस्ट में ही मिलती है, ये याद रखना है। बाकी आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये याद रख लो। डब्ल्यूपीए 1972 के शेड्यूल 2 में आती है, ये याद रखना ही है। थ्रेट तो इसका वही है जो सबका है, हैबिटेट डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये तो है, याद क्या करोगे, तो कॉमन सेंस है। और ये डाइट इसकी मेनली इंसेक्ट्स है, और हाँ ये जहरीली है। देख लो कैसी लग रही है मोर मकड़ी मोर मकड़ी। आज का आखिरी टॉपिक है केशम आइलैंड। अपन ने लास्ट वीडियो में दिखाया था खारग आइलैंड, उसमें अपन ने क्लियर करा था कि खारग आइलैंड स्टेट ऑफ हर्मोज में नहीं है, तो स्टेट ऑफ हर्मोज में है केशम आइलैंड, ठीक है। आज हम आपके लिए स्टेट ऑफ हर्मोज का आइलैंड लाए हैं।
स्ट्रेट ऑफ हर्मोज में ही पड़ता है केशम आइलैंड। ये मेनलैंड ईरान से क्लैरेंस स्ट्रेट से अलग है। ये देखो लेफ्ट वाला मैप दिख रहा है ना, केशम आइलैंड, और ये साउथ ऑफ ईरान जो लिखा है, व्हाइट कलर का ईरान है। लेफ्ट वाला मैप देखो, व्हाइट कलर का ईरान है, ब्राउन गोल्डन से कलर का केशम आइलैंड है। इसके बीच में जो समुंदर है इसे क्लैरेंस स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, पर्शियन गल्फ में ही ये पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ हर्मोज में ही ये पड़ता है, वहीं पे अपन, ठीक है, तो देख लेना एक बार। केशम आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? केशम आइलैंड। केशम आइलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है पर्शियन गल्फ का। खार्ग आइलैंड तो अपन ने देखा था बहुत छोटा है। केशम आइलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है पर्शियन गल्फ का, ईरान का। ईरान में लड़ाई चल रही है, ईरान का आइलैंड है केशम आइलैंड। केशम इज एन एरो शेप्ड इरानियन आइलैंड इन द स्ट्रेट ऑफ हर्मोज ऑफ द पर्शियन गल्फ। शेप वगैरह याद नहीं रखनी। स्ट्रेट ऑफ हर्मोज में, पर्शियन गल्फ में, ईरान का आइलैंड है, पर्शियन गल्फ का सबसे बड़ा आइलैंड है, बहुत है याद रखने को। मेनलैंड ईरान से क्लियरेंस स्ट्रेट से अलग होता है, बहुत है याद रखने को। मेजरिंग रफली 1500 स्क्वायर किलोमीटर इन सरफेस एरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ईरानियन मेनलैंड बाय द क्लियरेंस स्ट्रेट। केशम इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द पर्शियन गल्फ। ठीक है, देख लिया। बड़ा वाला मैप भी देख लो, एकदम स्ट्रेट ऑफ हर्मोज पे ही है केशम आइलैंड। कल हमने बोला था कि खार्ग आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हर्मोज में नहीं है, आज हम कह रहे हैं केशम आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हर्मोज में ही है। अब लेफ्ट वाले मैप में एक दो चीज और देख लो। बंदर अब्बास ना एक टर्मिनल है, कहाँ का? ईरान का ही है, चाबार पोर्ट का, ठीक है, याद रख लेना। और होरमजगान प्रोविंस, देखो अभी तक तो होरमजगान प्रोविंस कहीं आई नहीं है न्यूज में, पर यहाँ पे लिखी है, तो ऐसे ही एक बार देख लेते हैं कि होरमजगान प्रोविंस, होरमजगान, होरमजगान ईरान का एक इलाका है, बहुत है। भूला बिसरा कहीं आ जाए तो अपना सही हो जाएगा। ऐसे ही अपन चीजें याद करते चलेंगे, पेपर निकालते चलेंगे। चलिए, थैंक यू। बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा लेक्चर।